जय हिंद दोस्तों, रक्षित करना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए 4 नई जानकारियां लेकर आया हूं। जैसे कि दोस्त आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, कौन सी 4 जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको उसकी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में। अगर जेसीओ को, जवानों को या फिर अधिकारियों को डिसेबिलिटी पेंशन का एरियर रिटायरमेंट के बाद नहीं मिला, तो दोस्तों फिर रिटायरमेंट के बाद का पूरा एरियर दिया जाएगा डिसेबिलिटी पेंशन का। ऐसे दोस्तों एक अधिकारी थे जिनको रिटायरमेंट के बाद का डिसेबिलिटी पेंशन का एरियर नहीं मिला था। तो दोस्तों इन्होंने कोर्ट केस किया और अब मिलेगा पूरे 32 साल का एरियर। जी हां दोस्तों, पूरे 32 साल का एरियर मिलेगा। तो दोस्तों ऐसी एक केस के बारे में मैं आपको समझाऊंगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगर डिसेबिलिटी पेंशन का एरियर आपको नहीं मिला तो फिर आपको कैसे कार्रवाई करनी है। एक इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको दूंगा डिसेबिलिटी पेंशन के एरियर के बारे में। फिर अगली जानकारी मैं आपको दूंगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला, कर्मचारियों के सम्मान के लिए पेंशन जरूरी, बड़ा फैसला जारी। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला है कर्मचारियों की या फिर पेंशनर की पेंशन के बारे में। इसकी भी जानकारी आगे दूंगा एक खबर दिखाकर। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, क्या 8 सीपीसी का एरियर किस्तों में मिलेगा या फिर एक ही बारी में दिया जाएगा। समझिए एक सटीक रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, एक सटीक रिपोर्ट मैं आपको समझाऊंगा 8 सीपीसी के एरियर के बारे में। क्या 8 सीपीसी का एरियर आपको एक ही बारी में दिया जाएगा, एक मुश्त दिया जाएगा या फिर किस्तों में दिया जाएगा, इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा। इस पर एक रिपोर्ट है जो मैं आपको आगे समझाना चाहूंगा। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, लास्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026। जी हां दोस्तों, लास्ट डेट है आईटीआर भरने की 31 जुलाई 2026। अब मैं आपको बताऊंगा कि आईटीआर भरने के क्या फायदे हैं। जी हां दोस्तों, अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते तो दोस्तों अगर आप फाइल नहीं करोगे तो आपको कुछ बेनिफिट्स यहां पे नहीं मिल पाएंगे। तो मैं फायदे की बात करूंगा कि अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको क्या क्या फायदे मिलते हैं, कुछ जानकारी इस पे दूंगा। तो दोस्तों बस यही 4 जानकारियां हैं जिस पर मैं बात करूंगा, इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है पेंशनर्स वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन शायद चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? 30%। और कितनों ने किया है? 69%। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नई जानकारियां, नए लेटरों की जानकारियां, 8वें वेतन आयोग की जानकारियां, पेंशन की नई जानकारियां आपको तुरंत मिल सके। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लास्ट में वीडियो देखने के बाद वीडियो को शेयर, लाइक और हाइप भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी जानकारियां मैं आपके लिए लाता रहता हूं। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, खुशखबरी, जवानों, जेसीओस और अधिकारियों को डिसेबिलिटी पेंशन का एरियर मिलेगा रिटायरमेंट की तारीख के बाद से। जी हां दोस्तों, ऐसे कई पूर्व सैनिक हैं, जवान हो गए, जेसी हो गए, अधिकारी हो गए, जिनको डिसेबिलिटी पेंशन का रिटायरमेंट के बाद का एरियर नहीं दिया गया। अब दोस्तों ऐसी एक केस है एक अधिकारी का, फीलिंग ग्लैड टू शेयर दैट इन ए केस ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन द एप्लीकेंट लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस ऑन 1 फरवरी 1994। जी हां दोस्तों, एक अधिकारी थे, लेफ्टिनेंट कर्नल थे, जो रिटायर हुए थे 1 फरवरी 1994 को। आई फाइल्ड हिज केस इन 2023। जी हां दोस्तों, फिर दोस्तों इन्होंने एएफटी में केस दायर किया डिसेबिलिटी पेंशन का एरियर लेने के लिए, वो भी 1994 से। I argued his case and insisted for the arrear of disability pension from the date of retirement by relying on Supreme Court judgment in Greece case। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश था ग्रीस केस का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि डिसेबिलिटी पेंशन का जो एरियर है वो दिया जाएगा रिटायरमेंट के बाद से। तो उसी का हवाला दिया इनके केस में। I succeed to convince Honorable AFT not only for grant of disability pension but also for grant of arrear from the date of retirement। जी हां दोस्तों, इनकी डिसेबिलिटी पेंशन भी शुरू हुई, साथ ही साथ जो एरियर है वो दिया जाएगा 1994 से, यानी जब से ये रिटायर हुए। नाउ ही विल गेट ए वेरी गुड अमाउंट
ऑफ एरियर ऑफ 32 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट, यानी 32 साल का पूरा एरियर मिलेगा डिसेबिलिटी पेंशन का। दोस्तों अगर आपको भी डिसेबिलिटी पेंशन का एरियर नहीं मिला रिटायरमेंट के बाद से, तो दोस्तों फिर आपको कोर्ट केस करना पड़ेगा। एएफटी में चले जाइए, आपके हक में फैसला होगा, फिर दोस्तों आपको पूरा एरियर दिया जाएगा। काफी पूर्व सैनिकों का मेरे पास फोन आता है कि सर मेरे को डिसेबिलिटी पेंशन तो ग्रांट कर दी गई है, लेकिन मुझे एरियर नहीं दिया गया रिटायरमेंट के बाद का। तो दोस्तों मैंने आपको एक जजमेंट दिखाया, ये जजमेंट है दोस्तों, अभी का दोस्तों ये जजमेंट है, आप नीचे ये जजमेंट देख रहे हैं। इसमें दोस्तों वकील ने इनको जीत दिलवा दी, ये जीत चुके हैं। अब दोस्तों पूरा 32 साल का इनको एरियर दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको नहीं मिला तो आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको रिटायरमेंट के बाद का पूरा एरियर मिलेगा, वो भी डिसेबिलिटी पेंशन का, अगर आपको नहीं मिला। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, कर्मचारियों के सम्मान के लिए पेंशन जरूरी, सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला है कर्मचारियों या फिर पेंशनर्स की पेंशन के बारे में। क्या लिखा है? कर्मचारियों के सम्मान के लिए पेंशन जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पेंशन केवल आर्थिक सहायता नहीं, यह कर्मचारियों के सम्मान और गरिमा का प्रतीक है। जी हाँ दोस्तों, पेंशन केवल एक आर्थिक सहायता नहीं है, बल्कि जो आपने सेवा करी, जो आपने सर्विस करी है, तो दोस्तों उसका परिणाम है पेंशन। यानी कि कर्मचारियों के सम्मान और गरिमा का प्रतीक है पेंशन। अब क्या बताया इन्होंने? सुप्रीम कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि कर्मचारियों के सम्मान और गरिमा को बनाए रखने के लिए पेंशन की व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है। पेंशन रोकी नहीं जा सकती, या फिर पेंशन का एरियर रोका नहीं जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया है कि पेंशन केवल आर्थिक मदद का साधन नहीं है, बल्कि ये उन कर्मचारियों के योगदान और सेवा के प्रति समाज और राज्य की कृतज्ञता का प्रतीक है, जिन्होंने अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा देश और संस्था की सेवा में समर्पित किया। जी हाँ दोस्तों आपने देश की एक तरीके से सेवा करी। जो हमारे जवान हैं वो देश की सेवा करते हैं, और जो सिविलियंस हैं वो देश का जो काम है वो करते हैं। तो दोस्तों उसका परिणाम है पेंशन। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से कहा है कि वह कर्मचारियों की पेंशन संबंधी नीतियों को संवेदनशीलता और न्याय संगत दृष्टिकोण से लागू करे। जी हाँ दोस्तों, यानी कि कर्मचारियों की, पेंशनर्स की जो पेंशन में प्रॉब्लम है उनको सही से देखे राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार। जैसा आपको पता है कई पेंशनर्स की पेंशन में प्रॉब्लम है, लेकिन कई बार सरकारें क्या करती हैं, उनकी प्रॉब्लम को सही से सुनती नहीं है, प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करती। तो दोस्तों यहां पर कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं पेंशनर्स कर्मचारी, तो उनको प्रॉब्लम ना हो पेंशन से जुड़ी। अगर किसी का बकाया भी रह गया है तो वो भी दिया जाए पेंशनर्स को या फिर कर्मचारी को। तो दोस्तों बहुत ही अहम फैसला था ये सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ बता दिया राज्य सरकारों को या फिर केंद्र सरकारों को कि पेंशन से जुड़ी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका निपटान किया जाए पेंशनर से संबंधित। पेंशन कर्मचारियों के आत्म सम्मान से जुड़ा विषय है, इसे दया या फिर अनुग्रह नहीं बल्कि उनका अधिकार समझा जाए। जी हाँ दोस्तों, पेंशनर्स को जो पेंशन दी जाती है वो कोई दया नहीं है, कोई अनुग्रह नहीं है, बल्कि उनका अधिकार है, ये उनको मिलना ही है, कोई रोक नहीं सकता। ये साफ सुप्रीम कोर्ट का आदेश है जो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे समझाया है। तो दोस्तों अगर कोई फिर भी दिक्कत है पेंशन से जुड़ी तो डायरेक्टली आप प्रधानमंत्री पोर्टल को भी शिकायत कर सकते हैं। प्रधानमंत्री पोर्टल में अपनी शिकायत डलवा सकते हैं। तो दोस्तों एक ये भी जानकारी थी जिसकी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अब दोस्तों ये जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू अबाउट 8 CPC एरियर। 8 CPC का जो एरियर है वो आपको किस्तों में दिया जाएगा या फिर आपको एक ही बारी में मिल जाएगा। 7 CPC का एरियर दिया गया था एक ही बारी में। जी हाँ दोस्तों, जो हमारे सिविलियंस के पेंशनर्स हैं उनको भी हमने 7 CPC का एरियर दिया था एक ही बारी में। 7 CPC का एरियर आपको किस्तों में नहीं दिया गया था, एक ही बार में आपके खाते में डाला गया था। अब पेंशनर्स का सवाल है क्या 8 CPC का एरियर किस्तों में दिया जाएगा या फिर एक मुश्त मिलेगा, पूरा एक ही साथ दे दिया जाएगा। अब दोस्तों एक रिपोर्ट है जो मैं आपको समझाना चाहूंगा। अब दोस्तों यहां पे देखिए
8th पे कमीशन के एरियर को लेकर सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा या फिर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। जी हां दोस्तों, अभी सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया 8 सीपीसी के एरियर के बारे में। क्या आपको वो किस्तों में दिया जाएगा या फिर एक ही बारी में आपको मिलेगा? सरकार की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं है, लेकिन फिर भी समझाने के तौर पे मैं आपको समझाता हूं। हालांकि 8वें वेतन आयोग के गठन और पूर्व के वेतन आयोगों के इतिहास और वर्तमान प्रगति का आकलन करने पर स्थिति इस प्रकार स्पष्ट होती है। जी हां दोस्तों, अगर हम पुराने पे कमीशन की बात करें कि पहले आपको किस तरीके से एरियर दिया गया पुराने पे कमीशन का, तो अगर हम उसका आकलन करें और फिर बताएं कि 8 सीपीसी का एरियर आपको एक साथ मिलेगा या फिर किस्तों में मिलेगा, तो उसकी जानकारी यहां पे दी है। एरियर कब से बनेगा और क्यों? 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना गया है, यानी फायदा जो मिलना है वो 1 जनवरी 2026 से मिलना है। चूंकि आयोग को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपने के लिए समय दिया गया है, जैसा आपको पता है सरकार ने 18 महीने का समय दिया है वेतन आयोग को। अनुमानित समय मध्य 2027 तक है। जो वेतन आयोग है वो 2027 में अप्रैल से लेकर जून के बीच में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा सरकार को। इसलिए वास्तविक रूप से संशोधित वेतन और भत्ते मिलने में देरी होना तय है। नियम के अनुसार 1 जनवरी 2026 से लेकर वास्तविक रूप से नया वेतन लागू होने के बीच के अंतर को एरियर के रूप में दिया जाएगा। जी हां दोस्तों, यानी जो आपकी पुरानी पेंशन है और जो नई पेंशन होगी 8 सीपीसी की, तो उसके डिफरेंस का एरियर आपको दिया जाएगा उस पर डीए लगाकर। और कब से मिलेगा एरियर? 1 जनवरी 2026 से। जब तक 8 सीपीसी को लागू नहीं किया जाता, जब तक की डेट का आपको पूरा एरियर मिलेगा 8 सीपीसी का, वो भी 1 जनवरी 2026 से। क्या एरियर किस्तों में मिलेगा? क्या इंस्टॉलमेंट में आपको एरियर दिया जाएगा 8 सीपीसी का? अब दोस्तों यहां पे देखिए, यहां पे संभावित आकलन करके बताया है। एरियर का भुगतान किस्तों में होगा या फिर एक मुश्त, यह पूरी तरह से तत्कालीन सरकारी खजाने की स्थिति और कैबिनेट के फैसले पे निर्भर करेगा। जी हां दोस्तों, एरियर का भुगतान एक साथ आपको किया जाएगा या फिर इंस्टॉलमेंट में किया जाएगा, वो देखा जाएगा सरकार की आर्थिक स्थिति को। जी हां दोस्तों, क्या सरकार आपको पूरा एरियर एक साथ दे सकती है या फिर इंस्टॉलमेंट में देगी? अब दोस्तों ये सरकारी खजाने की स्थिति को देखकर तय किया जाएगा। ऐतिहासिक संदर्भ और आर्थिक आकलन को देखें तो इसके दो पहलू हैं। जी हां दोस्तों, इसके दो कारण हैं, इसके दो पहलू हैं जो दोस्तों मैं आपको यहां पे समझाता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक मुश्त सिंगल इंस्टॉलमेंट भुगतान की संभावना के बारे में। 7वें वेतन आयोग के समय सरकार ने एरियर का भुगतान एक मुश्त सिंगल इंस्टॉलमेंट में किया था। जैसा मैंने आपको अभी बताया, 7 सीपीसी में जो एरियर दिया गया था वो आपको एक ही साथ दे दिया गया था। यदि 8वें वेतन आयोग के लागू होने तक सरकार की वित्तीय स्थिति मजबूत रहती है तो कर्मचारियों को एक मुश्त एरियर मिलने की उम्मीद की जा सकती है। जी हां दोस्तों, अगर सरकार की आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है, यानी सरकार को अगर लगता है कि उन पर कोई बोझ नहीं है, तो फिर वो आपको एक मुश्त एक ही बारी में पूरा एरियर दे देंगे 8th सीपीसी का, जैसे कि 7 सीपीसी में दिया गया था। अब किस्तों की बात करें, मल्टीपल इंस्टॉलमेंट की बात करें, मल्टीपल इंस्टॉलमेंट या फिर किस्तों में भुगतान की संभावना के बारे में बात करें। यदि रिपोर्ट सौंपने और इसे कैबिनेट से मंजूरी मिलने में अधिक देरी होती है, जी हां दोस्तों, अगर रिपोर्ट यहां पे देरी से सौंपी जाती है सरकार को या फिर सरकार देरी से लागू करती है 8 सीपीसी, जैसे कि उदाहरण के लिए 20 से 24 महीने की देरी होती है, तो एरियर का कुल बिल बहुत बड़ा हो जाएगा। जी हां दोस्तों, यानी जितना लेट सरकार करेगी उतना ज्यादा एरियर सरकार को देना पड़ेगा आपको। अगर बहुत देरी हो जाती है, काफी महीने लग जाते हैं, दोस्तों फिर एरियर की जो राशि है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और दोस्तों फिर सरकार पे कहीं ना कहीं आर्थिक दबाव आएगा एरियर देने के लिए। तो इस वजह से फिर आपको इंस्टॉलमेंट में एरियर दिया जा सकता है 8 सीपीसी का, यही इसमें बताया। ऐसे में सरकारी खजाने पर अचानक पड़ने वाले वित्तीय बोझ को नियंत्रित करने के लिए सरकार एरियर को 3 से 4 किस्तों में बांटकर भुगतान करने का विकल्प चुन सकती है। पूर्व में कुछ वेतन आयोग
के दौरान एरियर का भुगतान किस्तों में भी किया जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, पुराने कुछ वेतन आयोग है जिसमें पुराने वेतन आयोग का एरियर भी आपको किस्तों में दिया गया है। मैं 7 CPC की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पुराने पे कमीशन की बात कर रहा हूं। कुछ पे कमीशन है जिसमें आपको सरकार के द्वारा पे कमीशन का एरियर आपको इंस्टॉलमेंट में दिया गया था। तो दोस्तों 8 CPC का एरियर डिपेंड है सरकार की आर्थिक स्थिति पर, और सरकार कब तक 8 CPC को लागू करती है उस पर डिपेंड है 8 CPC का एरियर। अगर ज्यादा टाइम लगा देती है सरकार और फिर सरकार देखेगी कहीं एक साथ एरियर देने में उन पर कोई आर्थिक बोझ तो नहीं पड़ रहा, अगर नहीं पड़ता तो फिर एक साथ एक ही बारी में आपको एरियर दे दिया जाएगा। अगर आर्थिक भार पड़ता है सरकार पे तो फिर इंस्टॉलमेंट में एरियर आपको दिया जा सकता है, 2 से 3 इंस्टॉलमेंट या फिर 4 इंस्टॉलमेंट। जैसे कि दोस्तों आपको OROP 2 का एरियर आपको दिया गया था, वो भी इंस्टॉलमेंट में मिला था, वो भी 1 जुलाई 2019 से, क्योंकि OROP 2 का एरियर भी काफी सालों का एरियर था। इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने समझा कि एक बारी में एरियर ना देके इंस्टॉलमेंट में एरियर दे सकते हैं, इसलिए OROP 2 का एरियर भी आपको इंस्टॉलमेंट में दिया गया था। तो ऐसी 8 CPC का एरियर भी इंस्टॉलमेंट में भी बन सकता है और एक ही बारी में भी भुगतान किया जा सकता है, वो भी आर्थिक स्थिति को देखते हुए भारत सरकार की। और फिर लागू कब किया जाता है 8 CPC, इस पर भी डिपेंड करेगा एरियर आपका। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है, वर्तमान रिपोर्ट और स्थिति। जी हाँ दोस्तों, अब वर्तमान रिपोर्ट क्या है, स्थिति क्या है 8 CPC की, यहां पे देखिए। डेटा और मेमोरेंडम प्रक्रिया, आयोग ने कर्मचारी संगठनों से सुझाव और डेटा जुटाने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान रिपोर्ट में आपको समझा रहा हूं, आयोग ने कर्मचारी संगठनों से सुझाव और डेटा जुटाने की प्रक्रिया को पूरा किया है। समय सीमा, आयोग की अंतिम सिफारिशें 2027 के मध्य तक आने की उम्मीद है, यानी रिपोर्ट जो सौंपी जाएगी वो अगले साल तक मिडल में सौंप दी जाएगी। उसके बाद कैबिनेट की मंजूरी मिलेगी, फिर नोटिफिकेशन जारी होने में 3 से 6 महीने का अतिरिक्त समय लग सकता है। जी हाँ दोस्तों, फिर सरकार भी उस रिपोर्ट को समझेगी, पढ़ेगी, देखेगी, फिर दोस्तों लागू करेगी, कम से कम 2 से 3 महीने या फिर 6 महीने रिपोर्ट एक्सेप्ट करने में। अभी इस बात की पुष्टि करना जल्दबाजी होगा कि एरियर किस्तों में ही मिलेगा या फिर पूरा एक साथ दे दिया जाएगा, लेकिन 2 साल के करीब का एरियर होने की स्थिति में वित्तीय बोझ को संभालने के लिए सरकार किस्तों का रास्ता अपना सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर 2 साल का 3 साल का आपको एरियर दिया जाता है तो फिर सरकार की आर्थिक स्थिति को देखा जाएगा, क्या सरकार एक साथ एरियर पे कर सकती है आपको, कहीं उस पर आर्थिक बोझ तो नहीं पड़ेगा। अगर नहीं पड़ेगा तो फिर एक ही बारी में मिल जाएगा, अगर पड़ेगा तो फिर इंस्टॉलमेंट में सरकार आपको देगी। अंतिम निर्णय केवल केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही सामने आएगा। जी हाँ दोस्तों, जब अंतिम रिपोर्ट आ जाएगी तभी फैसला हो पाएगा। तो दोस्तों यहां पे मैंने आपको अनुमानित और विश्लेषण करके बता दिया जस्टिफिकेशन के आधार पे, क्या आपको एरियर इंस्टॉलमेंट में मिलेगा या फिर एक साथ दिया जाएगा। सरकार की पोजीशन भी मैंने आपको यहां पे बता दी कि इस कंडीशन पे आपको एक साथ मिलेगा एरियर और इस कंडीशन में आपको इंस्टॉलमेंट में मिल सकता है। चलते हैं दोस्तों लास्ट इंफॉर्मेशन की तरफ। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा क्या ITR भरने से आपको कुछ फायदे मिलते हैं। अगर आप ITR फाइल करते हैं तो क्या आपको फायदे दिए जाते हैं, अगर आप नहीं भरते तो दोस्तों फिर आपको कौन से फायदे से आप वंचित हो जाते हैं, जरा इस पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ITR भरने की जो लास्ट डेट है वो है 31 जुलाई। 31 जुलाई तक आप ITR फाइल कर दीजिए। अब दोस्तों यहां पे देखिए, ITR फाइल करना सिर्फ टैक्स चुकाने के लिए नहीं है, बल्कि इसके कई बड़े वित्तीय फायदे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ITR फाइल करते हैं तो दोस्तों सिर्फ आप टैक्स ही पे नहीं करते, लेकिन इसके अलावा कुछ और वित्तीय फायदे भी आपको दिए जाते हैं। इसके दोस्तों और भी बड़े फायदे हैं। अब दोस्तों यहां पे देखिए, सबसे पहला है आसान लोन अप्रूवल। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कहीं लोन लेते हैं तो दोस्तों उसमें एक्नॉलेजमेंट देखा जाता है ITR का, उसमें बैंक के अधिकारी कर्मचारी ITR रिटर्न मांगते हैं, उसका परफॉर्मा मांगते हैं, वो आपको दिखाना पड़ता है, तब दोस्तों आपका लोन भी सैंक्शन हो पाता है। तो लोन लेने के लिए ये डॉक्यूमेंट बहुत जरूरी है अगर आप ITR फाइल करते हैं। होम लोन, कार लोन या फिर पर्सनल लोन लेते समय बैंक पिछले 2 से 3 साल का ITR मांगते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, बैंक के अधिकारी कर्मचारी ITR मांगते हैं पिछले 2 से 3 साल का,
अगर आप कोई लोन लेना चाहते हैं, चाहे वो कार का लोन हो, होम लोन हो या फिर कोई दूसरा लोन हो, ये आपके इनकम प्रूफ का सबसे मजबूत दस्तावेज है। जी हां दोस्तों, इससे इनकम का आकलन किया जाता है। फिर दोस्तों दूसरा पॉइंट, वीजा एप्लीकेशन में मददगार। जी हां दोस्तों, अगर वीजा आप अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आईटीआर जरूरी है, उसका डॉक्यूमेंट चाहिए। क्या लिखा है? कई देशों जैसे अमेरिका, यूके, कनाडा, यूरोप के वीजा के लिए आईटीआर सबमिट करना जरूरी होता है। यह साबित करता है कि आप टैक्स भरने वाले एक जिम्मेदार नागरिक हैं। तो दोस्तों वीजा के लिए भी यहां पे आईटीआर जरूरी है, उसके डॉक्यूमेंट जरूरी है, इस वजह से भी आईटीआर भरना जरूरी हो जाता है। फिर दोस्तों टैक्स रिफंड का दावा। अगर आपका सैलरी या फिर बैंक एफडी पर ज्यादा टीडीएस कट गया है, टैक्स कट गया है, तो उसे वापस पाने का एकमात्र तरीका आईटीआर फाइल करना ही है। जी हां दोस्तों, अगर आपका सैलरी या फिर एफडी पर ज्यादा टीडीएस काट लिया, टैक्स काट लिया, तो दोस्तों फिर आप उसे वापस पाने के लिए, रिफंड पाने के लिए आप आईटीआर फाइल करेंगे। फिर नुकसान को आगे बढ़ाना, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। अगर आपको बिजनेस, शेयर मार्केट या फिर कैपिटल गेन में कोई नुकसान हुआ है तो आईटीआर फाइल करके आप उस नुकसान को अगले सालों के मुनाफे से एडजस्ट कर सकते हैं, जिससे भविष्य में टैक्स बचता है। जी हां दोस्तों, अगर आपका कोई बिजनेस है या फिर शेयर मार्केट आप यूज करते हैं, कैपिटल गेन करते हैं, अगर उसमें आपका कोई लॉस हुआ है तो दोस्तों फिर आप आईटीआर फाइल करके आप उस नुकसान को अगले सालों के मुनाफे से एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसलिए भी जरूरी है आईटीआर फाइल करना, जिससे भविष्य में आप टैक्स बचा सकते हैं। फिर मजबूत इनकम प्रूफ, ऑफिशियल इनकम प्रूफ। फ्रीलांसर्स, बिजनेसमैन या फिर स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के लिए आईटीआर ही उनका सबसे वैलिड और सरकारी इनकम प्रूफ होता है। जी हां दोस्तों, जो बिजनेस करते हैं या फिर फ्रीलांसर्स में जॉब ढूंढते हैं, करते हैं, या फिर बिजनेसमैन है, स्वरोजगार है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो दोस्तों उनके लिए आईटीआर बनना भी सबसे वैलिड है, सरकारी इनकम प्रूफ होता है उनके पास अगर वो आईटीआर फाइल करते हैं। फिर हाई वैल्यू इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर आप 50 लाख या फिर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का टर्म इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो इंश्योरेंस कंपनियां आपकी आमदनी जांचने के लिए आईटीआर मांगती हैं। जी हां दोस्तों, अगर आपने हाई क्वालिटी का टर्म इंश्योरेंस ले रखा है तो दोस्तों फिर कंपनियों को जरूरत होती है आईटीआर की, आपके आईटीआर की। तो इसलिए भी तो आईटीआर बनना जरूरी होता है कर्मचारियों के लिए। फिर पेनल्टी और कानूनी कार्रवाई से बचाव। समय पर आईटीआर फाइल करने से आप लेट फीस और इनकम टैक्स विभाग के कानूनी नोटिसों से बच सकते हैं। जी हां दोस्तों, कोई पेनल्टी नहीं लगती, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं। तो समय पर आईटीआर फाइल करने से आप लेट फीस, पेनल्टी से बच सकते हैं। जैसे कि दोस्तों लास्ट डेट है 31 जुलाई 2026, तो अगर आप 31 जुलाई तक आईटीआर फाइल करते हैं, उससे पहले तक आईटीआर फाइल करते हैं, तो दोस्तों फिर आपको लेट फीस नहीं देनी होती, पेनल्टी आप नहीं देते। इनकम टैक्स विभाग के फिर कानूनी नोटिस से भी आप बच जाते हैं अगर आप टाइम पर आईटीआर फाइल करते हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको कुछ जानकारियां दी कि किस बेस पर आपको आईटीआर फाइल करनी चाहिए, क्या क्या फायदे आपको मिल जाते हैं अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं। तो दोस्तों आईटीआर से जुड़ी और कोई परेशानी है, कोई सवाल है, तो आप नीचे कमेंट में जरूर आप पूछ सकते हैं। ऐसी जानकारियां, नई जानकारियां आपको आगे भी मिलती रहेंगी। जो जानकारियां मैंने आपको समझाई हैं, इससे संबंधित आपको कोई सुझाव हो, कुछ बोलना चाहते हो, तो आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं। कोई नई जानकारी आएगी तो मैं उस पर एक और वीडियो आपके लिए जरूर बनाऊंगा। तो सारी नई जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना, और वीडियो को जरूर शेयर, लाइक, हाइप कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।